नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष में। माय नेम इज़ पूजा द्विवेदी और आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उससे एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब ग्लेशियल लेक नाम से ही पता चल रहा होगा, ये उन लेक्स या उन झीलों के बारे में है जो ग्लेशियर से बनी हैं, और ग्लेशियर से अगर बनी हैं तो ये माउंटेन्स पे बनी होंगी, और अगर माउंटेन्स पे बनी हैं तो किसी न किसी प्रकार से ये उन क्षेत्रों को या उन राज्यों को इम्पैक्ट करेगी जिनमें हिमालय प्रेजेंट हैं। तो आज हम जिस स्टेट के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे वो रहेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में ग्लेशियर लेक्स किस प्रकार से एक भयानक डिज़ास्टर ला सकती हैं, कितनी ऐसी लेक्स हैं जिसके लिए उत्तराखंड सरकार डरी हुई है, उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ये लेक्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं और आखिरकार ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड की सरकार ने कहा है कि 188 ऐसी लेक्स हैं जो कि वल्नरेबल हैं कल के दिन कोई भी सीस्मिक एक्टिविटी, भूकंपीय घटना, साथ ही साथ कुछ भी ऐसा होता है जिससे इन लेक्स के कंटेनेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स और बहुत सारे गांव जो वहाँ पे मौजूद हैं उन पे असर आएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिए जो जो लेक्स उत्तराखंड की सरकार ने बोला है कौन कौन सी है। देखो 13 लेक्स, वैसे तो 188 लेक्स इन टोटल हैं, 188 लेक्स या 188 झील टोटल में है, और इन झीलों में 13 ऐसी लेक्स हैं जो मोस्ट वल्नरेबल हैं। ये होती क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगी, पर अभी नाम सुन लीजिए क्योंकि नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एक जो ए कैटेगरी में रखी गई है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये वल्नरेबल है कल के दिन कोई भी सीस्मिक एक्टिविटी, लैंडस्लाइड या फिर कोई भी अलग तरह का यहाँ पे क्लाइमेट चेंज एक्शन होता है, तो ये ए कैटेगरी की लेक्स सबसे जल्दी विपदाग्रस्त या आपदाग्रस्त हो सकती हैं। तो ए कैटेगरी में एक लेक है वसुधारा ताल, ये धौली गंगा में स्थित है। धौली गंगा में स्थित है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो धौली गंगा में स्थित है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, इसको सबसे पहले फ्लैग किया गया है कि ये ए कैटेगरी की लेक है। उसके बाद पिथौरागढ़ में भी कुछ 4 लेक्स हैं जिनको मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, जैसे कि प्युंगरू, ये जैसे कि आप देख रहे हैं दरमा में है पिथौरागढ़। फिर उसके बाद मबन है जो लसर यांगती वैली में है, पिथौरागढ़ में ये भी है। उसके बाद साथ ही साथ आपकी यहाँ पे एक अननेम्ड लेक है, अननेम्ड मतलब बेनामी है, पर फिर भी हम समझ सकते हैं कि ये भी लेक्स बन रही हैं और यहाँ पे किसी न किसी प्रकार की आपदा आ सकती है। ग्लेशियर लेक्स का जो पूरा पानी बचा के रखा गया है एक डिप्रेशन में, वो बह सकता है। और ऐसा तो होता नहीं है कि ग्लेशियर छोटी मोटी चीज़ें थोड़ी होती है, ग्लेशियर तो बहुत बड़ी चीज़ें होती है ना। ग्लेशियर से अगर पानी एक बार बहने लगता है तो एक डेल्यूज यानी कि एक फ्लड आ सकता है। तो इसलिए इसको भी हमने ध्यान में रखा है कि 13 लेक्स में कुछ अननेम्ड है कुछ नेम्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गौरी गंगा में भी एक अननेम्ड यानी कि नाम नहीं रखा है उस प्रकार की लेक है। पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा अननेम्ड लेक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पर यहाँ पे ABC 3 कैटेगरीज हैं, ये ध्यान रखना है, ABC ये 3 कैटेगरीज हैं। ये मोस्ट रिस्क पे हैं, मोस्ट रिस्की सबसे ज़्यादा रिस्क यहाँ पे है। फिर मॉडरेट रिस्क पे हैं, और फिर C जो होती हैं वो लीस्ट रिस्क पे हैं, या फिर रिस्की भी, नॉर्मली रिस्की भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना होगा कि ग्लेशियर लेक्स, जो लेक्स ग्लेशियर के मेल्ट होने से बनी हैं या फिर ग्लेशियर्स के रहने से बनी हैं, उन्हें हम ग्लेशियर लेक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं बाकी चीज़ें जो जाननी ज़रूरी हैं। ए कैटेगरी में कौन कौन मैंने बताया था, वसुधारा ताल है जो कि चमोली में है, स्पेसिफिकली धौली गंगा बेसिन में। धौली गंगा गंगा नदी की एक सहायक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद एडिशनली 4 लेक्स पिथौरागढ़ में मौजूद हैं, इन्हें भी एक कैटेगरी में रखा गया है। मबन लेक जो कि लसर यांगती वैली में है, उनको भी रखा गया है। प्युंगरू लेक जो कि दरमा में है, और 2 अनक्लासिफाइड लेक है दरमा में और कुंगती यांगती वैली में। तो ये सारी पिथौरागढ़ में है। तो पिथौरागढ़ और चमोली ये दोनों ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड के जहाँ पे सबसे ज़्यादा संभावना है कोई भी आपदा आएगी अगर, तो सबसे पहले यही इन्हीं झीलों के बांध टूटेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि होती क्या है ग्लेशियर लेक्स। देखो ग्लेशियर लेक्स का एक सिंपल सा कंसेप्ट है
कि ये माउंटेन्स में बनती हैं और ये ग्लेशियर के पानी से बनती हैं। मान लो अगर मैं ग्लेशियर लेकर एक डायग्राम बनाना चाहूँ तो ऐसा कुछ लगेगा। ये आपके माउंटेन्स हैं और यहाँ आपके ग्लेशियर्स होंगे। कैप पे ये माउंटेन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको हो सकता है एमपीपीएससी में मेंस में लिखना पड़े ये, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लिया करिए। और अपने अगर आपने नोट्स की कॉपी बना के रखी है तो ऐसे उसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो जो ऊपर का एरिया है ये आपके ग्लेशियर्स हैं, ठीक, ये आपके ग्लेशियर सिचुएटेड होते हैं। कभी कभी होता है ये ग्लेशियर रिट्रीट करते हैं, रिट्रीट यानी छोटे होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गलते हैं, रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर्स। और जब ये रिट्रीट होते हैं, वापस जाते हैं, रिट्रीटिंग ग्लेशियर मतलब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज हुआ वैसे ही क्या हुआ, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगते हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट हुए तो जहाँ पहले कभी ग्लेशियर यहाँ स्थित हुआ करता था, अब यहाँ पे एक ह्यूज डिप्रेशन वो छोड़ के जाएगा। यहाँ पे मान लो कभी ग्लेशियर हुआ करता था पर ये अब क्योंकि गल गया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हुआ करता था जो ग्लेशियर भरे रहता था। ग्लेशियर के ढकने की वजह से हम नहीं देख पा रहे थे, पर अब यहाँ क्या हुआ, एक हमें ह्यूज डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। ह्यूज डिप्रेशन में क्या होगा, अब धीरे धीरे ग्लेशियर्स यहाँ मेल्ट करने लगेंगे। तो जैसे ही ग्लेशियर्स मेल्ट करने लगेंगे, इनका जो पानी है, मेल्टिंग वाटर है, वो कहाँ जाके भरने लगेगा, इन्हीं डिप्रेशंस में। तो यहाँ पे जो पानी आपका गल रहा है, बर्फ़ गल रही है, उससे जो पानी निकल रहा है वो इस डिप्रेशन में जाके भरने लगा। अब इस डिप्रेशन को मान लो एक ईंटों के बांध ने रोक के रखा है। इन ईंटों के बांध को हम कहते हैं मोरेन डैम, क्योंकि जो पर्वत हैं आपके हिमालय पर्वत, उनके छोटे छोटे रॉक्स बांध बना लेते हैं। क्यों? यहाँ पे अपक्षय और अपरदन हो रहा है हिमालय का, या हिमालय सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं ना, तो हिमालय का अपक्षय और अपरदन हो रहा है, जिस वजह से बड़ी जो चट्टान है वो छोटी छोटी चट्टानों में टूटती हैं और टूट के नीचे कलेक्ट हो जाती हैं, जिससे ये एक बांध बना लेती हैं। बांध बनाने से क्या होता है, यहाँ पे एक टेम्पररी झील बन सकती है। बांध बनाने से यही होता है, क्योंकि मोरेन से बनी डैम है। मोरेन यानी कि स्मॉल इरोडेड रॉक्स, छोटे अपरदन हुए रॉक्स, ठीक है, स्मॉल इरोडेड रॉक्स, ये मोरेन से डैम बना लेते हैं। और मोरेन डैम क्या होते हैं, क्या करते हैं, ये टेम्पररी नेचर की लेक्स बना लेते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही जैसे क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे खतरा बढ़ता जाएगा कि जितना तापमान बढ़ेगा उतने ही जल्दी क्या होंगे, ये ग्लेशियर्स भी पिघलेंगे। जितनी जल्दी ग्लेशियर्स पिघलेंगे वो झील में जाके रुकने लगेंगे। और झील में जो डैम बना है, मोरेन से डैम बना है, उसके पास वक्त कम रहेगा, मतलब उसके पास ज़्यादा मौके नहीं रहेंगे कि वो इस झील को रोक सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है। बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है मतलब डैम की जो कैपेसिटी है उसमें कमी आ रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी सी दैट कि कमी आ रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि ये ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से ये डैम अपने आप टूट जाएंगे। और जब इकट्ठा इतना सारा पानी निचले स्तर पे जाएगा, नीचे गांव देहात में जाएगा, तो क्या होगा, लोगों की लाइफ्स को नुकसान पहुंचाएगा, वहाँ के कैटल को नुकसान पहुंचाएगा, और साथ ही साथ वहाँ के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाएगा। ये तो एक हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज रीज़न अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो एक रीज़न ये हो सकता है कि यहीं पे लिख देते हैं कॉजेज़। पहला तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर is becoming faster.
फास्टर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, पहला ये है। फिर उसके बाद एक रीज़न और क्या हो सकता है पता है, ग्लेशियर काविंग। ग्लेशियर काविंग, ग्लेशियर काविंग क्या होती है, मान लो ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, ठीक है, बड़ा हिस्सा ग्लेशियर का टूटा और इसने क्या किया, ये जाके गिर गया इस एरिया में, झील के एरिया में। तब भी क्या हो सकता है कि ये वाटर को डिस्प्लेस कर सकता है, जितना पानी इस झील में बचा हुआ है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि उसकी जगह कौन ले लेगा, जो ये ग्लेशियर का टुकड़ा जाके गिरा है। तो इसको हम कहते हैं ग्लेशियर काविंग। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ग्लेशियर काविंग। एक और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो, यह आपको भी सोच के रखना है क्योंकि MPPSC क्वेश्चंस पूछ सकता है। एक और रीज़न होता है अगर यहाँ पे लैंडस्लाइड हो या फिर यहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटी यानी कि भूकंप आए, सीस्मिक एक्टिविटी यानी कि भूकंप आए, तब भी ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी सीस्मिक एक्टिविटी होगी बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, सीस्मिक एक्टिविटी होने की वजह से यहाँ पे फॉल्ट लाइन बनेगी, और अगर यहाँ पे क्रैक्स बन गई, यहाँ पे फॉल्ट लाइन या फिर क्रैक्स बन गए, तो इसकी वजह से भी ये बांध टूट सकता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, डायग्राम जब भी आप बनाओगे यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं कि लैंडस्लाइड या फिर सीस्मिक एक्टिविटी, ठीक है, लैंडस्लाइड हो गया, यहाँ भूस्खलन हो गया, या फिर सीस्मिक एक्टिविटी हो गई, ठीक है, या फिर एंथ्रोपोजेनिक या मानवीय गतिविधियों को अगर हम देखें, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यानी कि मानवीय गतिविधियां, ये भी क्या कर सकती हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, ठीक, आप पहाड़ काट के रोड्स बना रहे हैं या फिर आप पहाड़ों में ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो भी क्या हो सकता है, ये भी GLOFs को बढ़ावा दे सकता है। GLOFs यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो जब भी इस पे आंसर राइटिंग के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक ऐसी ड्राइंग बना के स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हैं कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड किस किस प्रकार से हो सकता है। उत्तराखंड की स्थिति थोड़ी सी भयानक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे टोटल 188 वल्नरेबल ग्लेशियर्स हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए, वल्नरेबल ग्लेशियर लेक्स हैं, ठीक है, जिसमें से 13 मोस्ट डेंजरस स्थिति में है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, उत्तराखंड पहली बार ऐसा नहीं है जो इस प्रकार की गतिविधियां देख रहा है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो 2013 में जो केदारनाथ के फ्लड्स आए थे वो इसी वजह से आए थे। केदारनाथ के जो फ्लड्स आए थे, मैसिव फ्लड्स, वो भी इसी वजह से हुए थे। और फिर 2021 में भी क्या हुआ था, केदारनाथ में, माफ़ कीजिएगा, उत्तराखंड में एक फ्लैश फ्लड आया था, ठीक है, वो भी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से हुआ था। उत्तराखंड हैड विटनेस्ड अ फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड क्या होता है, जब कम समय में अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए कि वहाँ पे क्या हो, वहाँ की स्थिति पूरी फ्लड वाली हो जाए, बाढ़ वाली हो जाए। तो उत्तराखंड में ये पहली बार नहीं है कि वो इस प्रकार की स्थिति देख सकता है, इसने पहले भी देखा है। साथ ही साथ अगर आपको 2023 का लोनाक लेक, जो सिक्किम में एक फ्लैश फ्लड आया था, वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से ही आया था। तो यहाँ पे एक आप हिस्ट्री ये भी लग सकते हैं कि 2023 में यहाँ पे एक बॉक्स बना के ऐसे ही आपको लिखना होता है एग्जाम में, लोनाक लेक जो कि सिक्किम में थी, उसमें भी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ही आया था, GLOF ही आया था,
ठीक है। तो ये सारी छोटी पर बड़ी बातें होती है जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। कॉजेज़ मैंने आपको बता ही दिए हैं कि क्या क्या कॉज हो सकता है। इसमें आप एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं या फिर मानवीय गतिविधियाँ, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। जैसे कि क्या मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे पूरा ड्राइंग बना के करेंगे तो एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा और वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा। जितना साफ, जितना डायग्राम बेस्ड आप अपना आंसर लिख सकते हैं, स्पेशली ज्योग्राफी में, उतना ही आपको फ़ायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मानवीय गतिविधियाँ क्या हो गई, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्ट करना, ड्रिलिंग करना, टनल बनाना, ये सब भी वहाँ की जो लेक की पूरी इकोलॉजी है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड अगर हुआ तो इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं ये भी जान लेते हैं, क्योंकि आपसे MPPSC इफ़ेक्ट भी पूछ सकता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। पहला तो लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड। ऑफ कोर्स जितने लोग वहाँ रह रहे हैं और उनकी जो लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड कैसे हो सकती है, उनके कैटल हो सकते हैं, एग्रीकल्चर हो सकता है, उस सबको ये बहा के ले जाता है। पहला इफेक्ट। डिस्टर्ब्स द इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम होता है हिमालयस का या किसी भी अन्य हिमालय जैसे माउंटेन्स का, जैसे एल्प्स हो गए, यूरोपियन एल्प्स हो गए, उनके इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है। इकोसिस्टम स्वाइप्स अवे बायोडाइवर्सिटी, ये भी होती है। वहाँ पे इतनी बायोडाइवर्सिटी जो डिपेंड होती है इस इकोसिस्टम पे, एक बार बाढ़ आई तो ये पूरी क्या हो गई, एक साथ स्वीप अवे हो गई। उसके बाद यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बना होता है, ब्रिजेस हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस कैसे, इट डिस्ट्रॉयज रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, डैम्स, रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, डैम्स एंड होटल्स, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर से बनाना पड़ेगा ना बेटा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप, लॉस ऑफ इकोनॉमी। ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है कि सच डिजास्टर्स cause 3% of GDP to be lost, यानी 3% GDP का लूज़ होता है। GDP पे जितना खर्चा हो रहा है उसका 3% लॉस हो जाता है अगर हमने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उसको हटा दिया गया, वो बाढ़ में बह गया, उसको अगर हम फिर से डेवलप करें तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं क्या है जानने के लिए यहाँ पे। अभी स्पॉटलाइट में GLOF क्यों आ गए हैं। सबसे पहली बात तो GLOF ये चीज़ 2023 स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो 2023 के लोनाक फ्लड्स के बाद से आ गए हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे कि लोनाक फ्लड क्या प्रिवेंटेबल था, ये मैन मेड था क्या, क्योंकि लोनाक फ्लडिंग जब हुई थी उसके बाद जितने सारे डैम्स इंटरकनेक्टेड थे वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स पे, उन पे भी असर आया था। तो जब पानी इकट्ठा से बहुत सारी रिवर्स में भर गया तो वहाँ पे जो सुपरफिशियल हमने आर्टिफिशियल डैम्स लगाए थे उनको भी नुकसान हुआ था। उसके बाद से स्पॉटलाइट में बातें आने लगी। ऊपर से वर्ल्ड वाइड बहुत सारे माउंटेन्स हैं, वर्ल्ड वाइड जो माउंटेन्स हैं वो वल्नरेबल हो रहे हैं, सच एज एल्प्स, यूरोपियन एल्प्स, इवन ग्लेशियर्स इन नॉर्थ अमेरिका, ये भी जूझ रहे हैं किससे,
इनमें भी GLOF होने की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है। तो विश्व स्तर पर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो सिर्फ एक क्षेत्र को नहीं इम्पैक्ट कर रहा है ना, क्लाइमेट चेंज तो हर विश्व के क्षेत्र को इम्पैक्ट कर रहा है। इस वजह से उस प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने खुद के ग्लेशियर लेक्स को मॉनिटर करना शुरू किया है। उसके बाद एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि उत्तराखंड हाईली वल्नरेबल है। उत्तराखंड is a highly vulnerable state with many disasters. Vulnerable state. It has gone through many disasters. इस वजह से भी ये क्वेश्चन में है। उसके बाद जिस प्रकार से हम क्लाइमेट चेंज की अवधि देख रहे हैं, इस वजह से भी हम चाह रहे हैं कि नई नई जो आपदाएं आ रही हैं भारत में, उसके लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया तो वैसे 2005 में था। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये 2005 में था। अब इसको नई नई आपदाओं और विपदाओं के लिए किस तरह से और स्ट्रॉन्ग किया जा सके वो देखना है। इसमें पहली चीज़ ये आपको समझनी होगी, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 3 स्तर से चलता है, त्रिस्तरीय है ये। देखो, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट है इसकी बॉडी, फिर उसके बाद स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट और फिर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये सारी अथॉरिटी 3 स्तरों से चलती है। तो हमारी जो सरकार है उसने यही कहा है, केंद्र सरकार ने, कि जिला में जो आपकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसको स्ट्रॉन्ग करें ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी ऐसी आपदा आ रही है उससे लड़ने की क्षमता रहे। साथ ही साथ स्टेट लेवल पे भी उत्तराखंड अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है जानने के लिए। ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन जितना सॉल्व करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। Which of the following statements accurately described the glacial lake outburst flood events in Uttarakhand? The first GLOF event occurred in June 2013, impacting primarily the Chamoli district, resulting in significant loss of life in Kedarnath Valley. The second GLOF event transpired in February 2021, primarily affecting Kedarnath Valley, leading to devastating flash floods and loss of 1,000 lives. Then in June 2013, Uttarakhand experienced the first major GLOF event devastating the Kedarnath Valley and causing widespread casualty. तो एकदम accurate statement कौन सा है? इन तीनों में से कोई नहीं है तो आप none of these भी कह सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको क्लास ये ज़रूर बताएं। थैंक यू।